स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, रियल सीक्वेंस। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जो हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंस का कंसेप्ट क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग कब कहलाता है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो थ्योरम्स होती हैं, कुछ कन्वर्जेंस की थ्योरम्स होती हैं, उनका प्रूफ हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कितनी लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट कितनी एग्जिस्ट करेगी, यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, वो है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये बोला गया है। कन्वर्जेंट है, अब आप यहाँ पर इसका मीनिंग समझेंगे कि आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक सीक्वेंस है xn, वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल्स टू l जो मिलेगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये तो ये कंसेप्ट होता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n। मतलब एक n नोट आपको ऐसा मिल जाएगा कि जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स और उस l का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होने लग जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपकी ये टर्म्स हैं, ठीक है, ये टर्म्स जो हैं आपकी कहां से कहां तक आने लग जाएगी, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में आने लग जाएगी। किसके बाद, एक n नोट के बाद। ये सारे टर्म्स आपके इसके अंदर आने लग जाएंगे। तो इस कन्वर्जेंट वर्ड से इतना सब कुछ निकलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, अब इस बाउंडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो मतलब आप क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई भी k रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है कि मोड ऑफ xn, सीक्वेंस की हर टर्म जो है इस k से छोटी होने लग जाएगी। मोड ऑफ सीक्वेंस की हर टर्म का जो मोड है वो उस k से छोटा हो जाएगा। या तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप दो पॉइंट्स के फॉर्म में बोलना चाहें तो एक स्मॉल k एंड एक कैपिटल K रियल नंबर्स में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो स्मॉल k से छोटी हो और कैपिटल K से बड़ी हो। तब सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, तब सीक्वेंस को बोला जाता है बाउंडेड। ठीक है, तब सीक्वेंस को बाउंडेड बोला जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रैंक सेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इतना सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे तब आप थ्योरम का प्रूफ निकाल पाएंगे कि आपको कन्वर्जेंस लेके चलना है और आपको दिखाना है कि बाउंडेड है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले बोला गया है कि आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और आपने मान लिया कि इसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है l, जो कि क्या है, फाइनाइट है। ये आपको पता है, कन्वर्जेंट से ये मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि प्रूफ इसको बाउंडेड कैसे प्रूफ करना है। अब देखें, अगर आप दूसरी डेफिनेशन यूज करें लिमिट की तो क्या होगा कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस n नोट के बाद सीक्वेंस की टर्म्स और लिमिट का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होने लग जाएगा। मोड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट मींस l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यहां तक का जो कंसेप्ट है वो निकल जाता है कन्वर्जेंट वर्ड से। ठीक है, कि आपका कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट दे रखा है तो इतना सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको सिंपली सिर्फ एक चीज करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू अज्यूम करनी है। आपने मान लिया कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप एप्सिलॉन को 1 ले लेते हैं तो आपका जो टर्म है वो बन जाएगा l माइनस 1 लेस देन xn लेस देन l प्लस 1। ठीक है, l प्लस 1 ये हो जाएगा। l माइनस 1 से l प्लस 1 के बीच में सीक्वेंस की सारी टर्म्स आ गई हैं अब आपके पास। ठीक है, ये l प्लस 1 इसके लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट, ये हो जाएगा। अब आप देखें क्या किया मैंने कि इन सब में से आपके पास एक नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, इस तरह से ये x n नोट वाली टर्म आ रही थी और उसके बाद वाली सारी टर्म्स जो है मेरे पास इस नेबरहुड के अंदर है। उसके बाद वाली सारी टर्म्स कहाँ है, मेरे पास इस नेबरहुड के अंदर है, जो कि है l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन को 1 ले लेती हूँ तो ये बन जाता है l माइनस 1 टू l प्लस 1 के अंदर है।
यहाँ पर है बाकी सारी टर्म्स। तो मैंने क्या किया कि जो सारी टर्म्स थी यहां से लेकर L माइनस एप्सिलॉन तक की टर्म्स का जो मिनिमम है, सबसे छोटी वैल्यू जो है उसे K अज्यूम कर लेती हूँ, स्मॉल k। मैंने मान लिया कि स्मॉल k क्या है, मिनिमम x1 x2 से लेकर xn नोड -1 और L माइनस 1 तक की सारी टर्म्स का जो मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या ले लिया जाता है इन सब में जो मैक्सिमम टर्म है L+1 तक की टर्म्स में, इसको मैक्सिमम ले लेते हैं हम लोग। x1 से लेकर x2, ये हो गया xn नोट -1 से L+1 तक का। ये सब में जो मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम लिया इधर वाले में से और मैक्सिमम लिया इधर वाले में से, इसको हमने मान लिया कैपिटल के। तो सारी टर्म्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाली टर्म्स है वो इसके अंदर ही आ रही थी, ठीक है। तो इसमें से जो मिनिमम टर्म होगी, बाकी सारी टर्म्स इससे बड़ी ही होंगी, स्मॉल के। अगर आपने इन सब में से मिनिमम ले लिया तो सारी टर्म्स क्या है, इससे बड़ी है। और आपने इन सब में से मैक्सिमम ले लिया, अगर ये सपोज ये मैक्सिमम क्वांटिटी है तो सारी टर्म्स इससे छोटी हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो इसके बीच में एग्जिस्ट कर गई, स्मॉल के और कैपिटल के बीच में एग्जिस्ट कर गई। दैट मीन्स आपको दो रियल नंबर स्मॉल के और कैपिटल के इस तरह से मिल गए कि उसके बीच में सीक्वेंस की टर्म आपको मिलने लग गई। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा बाउंडेड, और आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो यही हो जाएगा, देन सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इसको टिप्स पे याद रखना है कि क्या है। आपको जैसे आपको प्रूव करना है कन्वर्जेंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है बाउंडेड। सबसे पहले कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लेके चलो। कन्वर्जेंट ये बोलता है कि आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक लिमिट L एग्जिस्ट करेगी जो कि क्या होगी, फाइनाइट होगी। अगर ये फाइनाइट है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n। एक n नोट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो इसके बीच में लाई करेंगी, इस नेबरहुड के अंदर। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने मान लिया कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1, एप्सिलॉन को 1 अज्यूम कर लेंगे तो ये बन जाएगा L माइनस 1 टू xn लेस देन इक्वल्स टू L+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट, ये आ जाएगा। अब आपने क्या किया कि मैंने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आपने एक स्मॉल के अज्यूम किया, मैंने एक स्मॉल के अज्यूम किया जो कि क्या है, सीक्वेंस की जो नेबरहुड के बाहर वाली टर्म्स है और नेबरहुड जहां से स्टार्ट होता है वहां तक की टर्म्स का मिनिमम, ठीक है। दैट मीन्स x1 से लेकर x2 एंड सो ऑन xn नोट -1 से लेकर L -1, इन सब में से मिनिमम जो है उसे स्मॉल के मान लिया, कैपिटल के मान लिया मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि कैपिटल के होता है उससे सारी टर्म्स छोटी होनी चाहिए तो आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। स्मॉल के जहां से सारी टर्म्स बड़ी होती है तो वो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है, उन्हीं टर्म्स में से। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब मैक्सिमम लेंगे तो राइट हैंड साइड वाली टर्म तक लेना है, दैट मीन्स L+1 तक लेना है, और जब मिनिमम लेंगे तब आपको लेना है L-1 तक, ये हो जाएगा L+1 इन सब में से। अब यहाँ से आप क्या लोग बोल सकते हैं कि सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं वो इससे स्मॉल के और कैपिटल के बीच में आ गई हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इन सब में से मिनिमम जो है वो k है और इन सब में से मैक्सिमम जो है वो कैपिटल के है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आ गई। यहाँ से क्या पता चला कि xn क्या हो गया, आपका बाउंडेड हो गया। बस इस तरह से आपको देखना है और आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। इस तरह से ट्रिक्स पे आपको याद रखना है, डेफिनेशंस याद होंगी तो थ्योरम्स इजीली हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और थ्योरम हम लोग देख लेते हैं जो कि है नेक्स्ट थ्योरम। आप एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। आप लोग देखेंगे, उसको भी मैं एक एग्जांपल में आपको बता देती हूँ या फिर मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कन्वर्जेंट जो है, कन्वर्जेंट implies bounded. Every convergent sequence is bounded, but बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है -1 की पावर n, ये सीक्वेंस होता है -1 when n is odd, 1 when n is even, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आपका जो इसका ये सीक्वेंस है ये क्या है, बाउंडेड है। xn जो है आपका
वो -1 to 1 के बीच में ही है, मतलब -1 to 1 ही मिलता है आपको, रेंज सेट आपका 2 ही मिल रहे हैं, -1 या 1, ठीक है, यही है केवल आपके पास। तो ये क्या है, बाउंडेड है। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, लिमिट ऑफ xn डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है जो कि फाइनाइटली ऑसिलेट करता है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, which implies is not convergent। ये एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, ठीक है। लिमिट पॉइंट यूनिक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है हो ही ना, लेकिन लिमिट होगी अगर कोई भी सीक्वेंस की तो वो हमेशा यूनिक ही होगी, एक से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लिमिट की जो डेफिनेशन वो बोलती है कि कोई भी पॉइंट लिमिट तभी बन पाएगा जब उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हो और उस नेबरहुड के बाहर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर लिमिट के कंसेप्ट में एक एंड नोड की बात करते हैं कि इस एंड नोड के बाद वाली सारी टर्म्स नेबरहुड के अंदर जाएंगी और इस एंड नोड से पहले वाली टर्म जो है वो बाहर रह जाएंगी। अब बाहर कितनी टर्म्स हुई, फाइनाइट, तो और कोई लिमिट बन ही नहीं पाएगा। तो जब भी लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात होती है तो वो यूनिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर करेगी तो, जरूरी नहीं है कि करे, ठीक है। जैसे पिछले वाले सीक्वेंस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी, अगर करेगी तो यूनिकली एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो यूनिक होगी, ठीक है। अब आप देखें, आपको क्या प्रूव करना है, आपको दिया गया है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, गिवन क्या है आपको कि xn जो है वो कन्वर्जेंट है। xn अगर कन्वर्जेंट है तो आप लोग क्या बोल पाएंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू l होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी। अब आपको जब भी ये चीज प्रूव करनी है कि यूनिक है या यूनिक नहीं है, तो यूनिकनेस का मतलब होता है सिंगल वन, ठीक है। अब अगर आपको यूनिक दिखाना है तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसे प्रूव किया जाता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि मान लिया मैंने इसके पास 2 लिमिट है, एक से ज्यादा है, सिंगल वन ना होकर 2 लिमिट है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोग मानते हैं कि इफ पॉसिबल लेट L and L dash both are limits of xn। मैंने मान लिया कि मेरे पास L और L dash दोनों xn की लिमिट है और यहाँ पर क्या है, उसके साथ साथ ही मोड ऑफ L माइनस L dash जो है वो क्या है, एप्सिलॉन है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। दोनों लिमिट्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन है, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये अनइक्वल है, अनइक्वल, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स ये दोनों अनइक्वल है, दैट मीन्स L and L dash आर डिस्टिंक्ट। ये मान के चल रही हूं मैं, अगर ये मान के चल रही हूं मैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन है, तो अब आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स आप ये मानकर नहीं चल सकते कि L और L डैश दोनों इसकी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको यूनिकली के कंसेप्ट में सिंगल वन की जगह 2 मानकर चलनी है। देखिए अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि आप देखें, मैंने 2 डेफिनेशंस मैंने मान ली कि L और L डैश दोनों मेरी लिमिट्स हैं, तो लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, आप या तो ये बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू L मिलेगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू L डैश मिल रहा है और ये दोनों फाइनाइट है। एक तो ये बोला जा सकता है, या फिर ये बोला जा सकता है कि if L is a limit, अगर L एक लिमिट है, if L is limit of xn, तो क्या बोला जाएगा, for all epsilon greater than 0 there exist n नोट की जगह में n1 और n2 ले लेती हूँ। n1 belongs to natural number such that कि xn और L का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होने लग जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर मुझे 2 लिमिट्स लेकर चलनी है, तो मैं एप्सिलॉन को भी आधा आधा कर लेती हूँ, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 कर लेती हूँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब यहाँ पर इफ L डैश इज ऑल्सो लिमिट, अगर ये भी लिमिट है तो यहाँ पर भी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n1 आपने एक बार एज्यूम कर लिया, तो अब आपको n2 लेना है। n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट
कि xn और इस l डैश का जो डिफरेंस है वो भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो जाएगा। किस टर्म के बाद? एक n2 के बाद ऐसा होने लग जाएगा। ये सेकंड आ गई। अब आप देखें कि आपने माना था कि l, ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं यहाँ पर एक चीज मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक फिक्स n नोट चाहिए, तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैंने मान लिया लेट n नोट जो है वो इन दोनों का मैक्सिमम है, n1 और n2 का मैक्सिमम है। जैसे l लिमिट के लिए हो रहा था कि 50 टर्म के बाद वाली सारी टर्म्स किसके अंदर है? नेबरहुड के अंदर है। और l डैश के लिए हो रहा है कि हो सकता है 100 टर्म्स के बाद वाली सारी टर्म्स जो है वो नेबरहुड के अंदर है। तो मैंने क्या मान लिया कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके बाद वाले टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले तो फाइनाइट ही बचेंगी, तो वो हमें लिमिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं देगी। तो हम लोग मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ठीक है, एन नोट मैंने ले लिया। अब देखें यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं? इन दोनों के लिए बोला जा सकता है कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, क्योंकि यहाँ पर n1 से भी बड़ा है क्या है? n नोट जो है वो n1 से भी बड़ा या बराबर है, और n नोट जो है वो n2 से भी बड़ा या बराबर है। तो ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर लेके चलनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें क्या पता है कि जो हमने दोनों लिमिट्स अज्यूम की थी उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन है और वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप लोग यहाँ पर लेकर चलें, तो एक मोड l माइनस l डैश मैंने ये लिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, xn को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, xn को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये बन गया l माइनस xn प्लस xn माइनस l डैश। ठीक है, अब मोड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको पता है मोड a प्लस b इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ठीक है, मोड जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इक्वालिटी आती है, वही इक्वालिटी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। l माइनस xn प्लस मोड ऑफ xn माइनस l डैश, ये हो जाएगा लेस देन, इसको लिखा जा सकता है xn माइनस l, क्योंकि मोड है तो आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। xn माइनस l डैश। अब आप यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इसके लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट के लिए हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या मिला कि l माइनस l डैश का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट। जबकि आप क्या मानकर चल रहे थे कि इसका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन के बराबर है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिक्टली लेस देन मिल गया। अगर एप्सिलॉन अगर सपोज आपने 1 लिया तो इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ गया, 1 से छोटा आ गया, which is not possible, which is not possible because it contradicts our facts, that mod of l minus l dash is equals to एप्सिलॉन which is greater than equals to 0। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि यहाँ तक आपने देख लिया कि कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल गया, तो आपका अजम्पशन जो था, आपका अजम्पशन क्या था कि मैंने मान लिया 2 लिमिट है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अवर assumption that there exist 2 limits, distinct limits is not possible, हमारा assumption जो है वो गलत है। that क्या assumption था कि 2 लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो पॉसिबल नहीं है। that means आपके पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। इस तरह से देख पाएंगे। तो ब्रीफिंग एक बार और देख लेते हैं इस थ्योरम की, कि आपको बोला गया था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आपने क्या मानेगा, यूनिक वर्ड जैसे ही आया आपने बोला कि भाई यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा है। मैंने मान लिया 2 लिमिट है, l और l डैश 2 लिमिट है, दोनों में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। दैट मींस दोनों के लिए n1 और n2 एग्जिस्ट करवाए कि xn माइनस l का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1। xn माइनस l डैश का डिफरेंस जो है वो भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2। ठीक है, अब n1 और n2 दो नेचुरल नंबर की बजाय मैं एक नेचुरल नंबर लेकर काम करना ज्यादा पसंद करूंगी क्योंकि मुझे लिमिट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि n1 और n2 से बड़ा जो भी मैक्सिमम होगा वो n नोट है, तो वो दोनों के लिए कंडीशन कायम कर जाएगी। फिर मुझे बोला गया था कि l और l डैश दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, दैट मींस दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, दोनों का डिफरेंस कुछ एप्सिलॉन है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैं वही लेकर चलती हूँ कि l माइनस l डैश का जो डिफरेंस है
वो क्या आता है, तो मैंने xn को जोड़ा और घटाया, इसमें मैंने यहाँ पर xn को जोड़ा और घटाया, फिर मैंने मोड वाली प्रॉपर्टी लगाकर देखा तो जो l माइनस एल डैश का जो डिफरेंस था वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आ गया। स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आते ही हमें क्या मिल गया, हमारे फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, ठीक है, क्योंकि इक्वल एप्सिलॉन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो हमने जो अज्यूम किया था कि एल और एल डैश दोनों डिस्टिंक्ट हैं वो गलत हो गया, मतलब होंगी तो दोनों बराबर होंगी, दैट मींस उसकी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस थ्योरम को देख सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कन्वर्जेंस के ऊपर 2 थ्योरम्स। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।